नमस्कार, मैं हूँ शिवम यादव। ब्लैंक मीडिया में आप सभी का स्वागत है। स्मृति ईरानी को आप जानते हैं। स्मृति ईरानी नरेंद्र मोदी की बड़ी करीबी मानी जाती हैं और ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, उनके कामकाज को बड़ा पसंद करते हैं। आज जब पनौती का शब्द वायरल हो रहा है, पनौती वायरल हो रहा है पूरे देश में, राहुल गांधी ने जिस तरह से पनौती पर भाषण दिया तो ये सवाल उठने लगे कि पनौती कौन है। मैं स्मृति ईरानी को पनौती नहीं मानता, मैं किसी एक शख्स को पनौती नहीं मानता। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा इस कार्यक्रम में, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि देश किस वक्त किस स्थिति में है। और ये आंकड़े स्मृति ईरानी से चूंकि जुड़े हुए हैं तो आप ये समझ ये भी पाएंगे कि स्मृति ईरानी क्या वाकई में इस देश के लिए पनौती हैं। अक्टूबर में एक भूख सूचकांक आया, वैश्विक भूख सूचकांक, जिसमें 125 देशों में भारत को 111वां नंबर था। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत ने 100 के पैमाने पर 28.7 अंक हासिल किए, यानी 0 सबसे अच्छा होता है, 100 सबसे खराब होता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हिल्फे, जो गैर लाभकारी संस्था है, उसका सूचकांक प्रकाशित करने का काम है। भारत की भूख की गंभीरता को इसमें बेहद गंभीर स्थिति में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत करने का मतलब उस कैटेगरी में डाला गया। लगातार तीसरे साल भारत सरकार ने सूचकांक के निष्कर्षों को खारिज कर दिया और इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार ने कहा यह बेकार। सोशल माध्यमों पर जो वीडियो उपलब्ध है उसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए जिम्मेदार हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की प्रमुख हैं, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। वो कहती है कि सूचकांक जो भारत की कहानी को पेश नहीं करते हैं और जानबूझकर ऐसा इसमें किया जाता है जिससे कि भारत की इमेज खराब हो। वीडियो में ईरानी ये भी कहती हैं कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 3000 लोगों को गैलप से फोन आता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या आप भूखे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे ये सूचकांक बनाया जाता है। How do they build that index? 3,000 people in a country of 140 crore get a phone call from Gallup and they're asked, are you hungry? I caught a flight at 5 to go to Kochi. I did a conclave there, caught a flight at 5 o'clock to come to this program. By the time I get to anything called food, it'll be 10 o'clock. If you have called me any time in the day today and asked from Gallup, are you hungry? I'll say, oh yes, I am. सरकार का ये दावा है, स्मृति ईरानी का ये दावा है कि सूचकांक 3 संकेतकों का उपयोग करता है जो बच्चों के स्वास्थ्य को मापते हैं और इस तरह ये पूरी आबादी का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। ये आरोप भी लगाया गया सरकार की ओर से कि चौथा संकेतक गैलप वर्ल्ड पोल द्वारा की गई एक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसका नमूना यानी जिसका जो आकार है वो छोटा है, यानी कम लोगों पर सर्वे किया गया। ईरानी आगे कहती हैं कि उस दिन कई घंटों की यात्रा के बाद वो रात 10 बजे ही खाना खा पाई। मंत्री ये भी कहती हैं कि अगर आपने आज दिन में किसी भी समय गैलप ने मुझे फोन किया होता और पूछा होता कि क्या तुम्हें भूख लगी है, तो मैं ये कहती कि हाँ मैं भूखी हूँ, भूख लगी है मुझे। यानी कितनी हास्यास्पद बात है, कितना मजाकिया ढंग से वो ये बता रही। मंत्री की टिप्पणियों ने पूरे भारत में खराब पोषण की व्यापक समस्या को कम करने का काम किया। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि सरकार की मुफ्त खाद्यान्न योजना, जिसके अनुमानित 80 करोड़ लाभार्थी हैं, उनको दिसंबर 2028 तक 5 साल के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तो भाई क्यों बढ़ाया गया जब देश भूखा नहीं है, देश के पास पर्याप्त पैसा। सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज की इन्फोस्फीयर टीम ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और विश्व बैंक के पोषण डेटा के विश्लेषण के बाद ये पाया कि भारत के पोषण रुझान भूख सूचकांक के कुछ निष्कर्षों के अनुरूप है। यानी ये फर्जी सूचकांक नहीं है, अंडर इंडेक्स। भूख सूचकांक के बारे में मैं पहले आपको बता दूं जिससे कि आप समझ पाएंगे इसको ईरानी खारिज कर रही है वो है क्या। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक भूख अतिव्यापी संकटों के संयुक्त प्रभावों के कारण एक गंभीर चिंता का विषय है। कोविड-19 महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष, आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के परिणाम और कई देशों में अशांति की वजह से ये और ज्यादा बढ़ रहा है। इससे और समस्या पैदा हो रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर की गणना 4 पैमानों के आधार पर की जाती है, यानी अल्प पोषक, बच्चों का बौनापन, बच्चों का कमजोर होना और बाल मृत्यु दर। सूचकांक बाल कुपोषण के संकेतकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है क्योंकि ये भारत के हर राज्य में पोषण पहुंच की स्थिति की व्याख्या करने वाला एक प्रमुख विकास मार्कर है। ये फर्जीफिकेशन से नहीं डेटा आता है, जैसा कि मोदी सरकार की मंत्री कह रही है। पोषण सेवन कुपोषण को मापने और प्रजनन स्वास्थ्य के साथ इसके संबंध को समझने के लिए विकास सूचकांकों ने दूसरे सार्वजनिक स्वास्थ्य मैट्रिक्स जैसे मातृ स्वास्थ्य, नवजात स्वास्थ्य देखभाल जैसों पर भरोसा किया है।
ये सारा डेटा भी कलेक्ट करके ये तय करता है कि क्या वाकई में भूख सूचकांक में नंबर है। सूचकांक के अनुसार चाइल्ड स्टैंडिंग का तात्पर्य 5 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों की हिस्सेदारी से है जिनकी लंबाई उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जबकि चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब उन बच्चों से है जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है। दोनों ही कुपोषण को दर्शाते हैं। बाल मृत्यु दर से तात्पर्य उन बच्चों की हिस्सेदारी से है जो अपने 5वें जन्मदिन से पहले मर जाते हैं या जो 5वें साल से ज्यादा जीवित नहीं रह पाते। भारत ने सूचकांक पर अपना समग्र स्कोर 2000 से 38.4 से सुधारकर 2008 में 35.5 और 15 में 29.2 कर लिया, लेकिन तब से देश ने मामूली बदलाव दर्ज किया है और सुधार केवल 28.7 कर हो पाया है। यानी मोदी की सरकार में ये सच्चाई है भूखे रहने की। अब आधे पेट खाने का भी एक सीन है। सूचकांक की एक प्रमुख खोज यह है कि जनसंख्या के बीच अल्प पोषण 2015 में 14% से बढ़कर 2023 में 16.6% हो। यानी मोदी सरकार में लोग कम खाना खा रहे हैं, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा परिभाषित अल्प पोषण पर्याप्त भोजन की खपत की लगातार या पुरानी कमी को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के लिए अपर्याप्त ऊर्जा का संचार हो पाता है, अपर्याप्त ऊर्जा मिल पाती है। अल्प पोषण से पीड़ित लोग अपनी बुनियादी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं और उनमें महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। ये भी एक संकेतक है। तो भारत की स्थिति का एक पैमाना यह भी है। भारत में अल्प पोषण, गरीबी और अस्थिर कृषि उत्पादकता जैसे कई कारकों का परिणाम है। वितरण संबंधी मुद्दे भी हैं जिन्हें मुफ्त राशन देने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य संबोधित करना है। यानी जो राशन बांटा जा रहा है वो एक तरीके से उतना ही मिल पा रहा है आदमी को। विश्व बैंक के सामाजिक संकेतक डेटा सेट से भारत में अल्प पोषण पर डेटा के विश्लेषण से यह पता चलता है कि 14 से 18 तक अल्प पोषण से पीड़ित लोगों की संख्या में कमी आई, लेकिन 18 से कुपोषित व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी होना शुरू हो गई। यह भी इस डेटा से पता चलता है। 2020 में जैसे ही कोविड-19 लॉकडाउन लगाया गया, इस पैटर्न ने एक ऐसा इंडिकेशन दिया जो खराब था। 17 से 31 तक कुपोषित व्यक्तियों की संख्या में 24% की बढ़ोतरी हुई, यानी -17 करोड़ से 22 करोड़ हो गई। आर्थिक अस्थिरता, महामारी जैसी बाहरी व्यवधान, जलवायु परिवर्तन के असर और भोजन की उपलब्धता और वितरण समेत सामाजिक चुनौतियां जैसे कई कारकों का ये परिणाम था कि ये जो अल्प पोषण वाले लोग थे या कुपोषित लोग थे, इनकी संख्या बढ़ गई। उदाहरण देता हूं मैं आपको। नवंबर 2016 में पुराने 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को रातों रात बंद कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था को एक शॉक लगा। और महीनों बाद जुलाई 2017 में माल और सेवा कर व्यवस्था लागू कर दी गई। ये भी एक जीएसटी यानी लगा दी गई। बार बार डेटा संग्रह की कमी की वजह से कुपोषण में वृद्धि की मात्रा का पता लगाना इसके बाद मुश्किल हो जाता है। हालांकि सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजी द्वारा जनवरी और फरवरी 2021 के दौरान 2 शहरों में लगभग 200 मजदूरों के ऊपर अध्ययन किया गया और उनके दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों ने एक दिन में एक भोजन में कटौती करने का ऐसे संकेत दिया। यानी लोगों ने कहा कि वो दिन में अपने भोजन की मात्रा को कम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं। अब ये गांव और शहरों में भी इनकी अलग अलग गणनाएं हैं। ग्रामीण और शहरी भारत में पुरुषों और महिलाओं के पोषण को एक साथ रखकर देखने पर असमानता स्पष्ट हो जाती है। ये डेटा भी मैं आपको दिखा रहा हूं। 4थे और 5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से ये डेटा निकाला गया है। इससे आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, कुछ इंडिकेशन मिलेंगे। 2015-16 और 19-21 के 4थे और 5वें राष्ट्रीय और परिवार सर्वेक्षण से पोषण की स्थिति विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच पोषण स्तर में ध्यान देने और योग्य विसंगतियों की ओर से इशारा करती है। पोषण संपत्ति स्थिति संकेतक 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच के जो वयस्क हैं उनके लिए बॉडी मास इंडेक्स या BMI, उत्तरदाताओं के बीच ज्यादा वजन और मोटापा और उच्च जोखिम वाले कमर से कूल्हे के अनुपात की गणना करते हैं। ये आंकड़ों से यह पता चलता है कि महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प पोषण ज्यादा प्रचलित है, यानी ग्रामीण इलाके ज्यादा प्रभावित हैं इस समस्या से। 4थे सर्वेक्षण में कुल 20.7% महिलाएं और 18.6 पुरुषों के खराब पोषण की बात की गई। 5वें सर्वेक्षण में संख्या घटकर 18.7% और महिलाओं में 16.2% पुरुषों में आ गई। कुल मिलाकर 4थे और 5वें सर्वेक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच खराब पोषण ज्यादा बढ़ गया, यानी ज्यादा बुरी हालत हो गई ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में पुरुषों की तुलना में ग्रामीण या शहरी महिलाओं में अधिक खराब पोषण की प्रवृत्ति लगातार बनी हुई है।
चौथे सर्वेक्षण में यह पाया गया कि ग्रामीण भारत में 26.3% पुरुषों की तुलना में कम से कम 31.3% महिलाएं खराब पोषण से परेशान है, पीड़ित। पांचवें सर्वेक्षण में 17.8% पुरुषों की तुलना में ये आंकड़े घटकर 21.2% महिलाएं रह जाती हैं। शहरी क्षेत्रों में भी चौथे सर्वेक्षण में 14.3% महिलाओं की तुलना में 15% अधिक महिलाएं और पांचवें सर्वेक्षण में 13% पुरुषों की तुलना में 13.2% महिलाएं इससे पीड़ित। तो ये आंकड़े जो हैं ये झूठ नहीं बोलते। नारीवादी विद्वता से लंबे समय से प्रदर्शित किया गया है कि महिलाएं अक्सर अपने बच्चों और परिवारों के अन्य सदस्यों की पोषण संबंधी जरूरतों को अपने ऊपर रखती हैं, यानी वो खुद भोजन नहीं करती, बच्चों को और लोगों को खिलाती। युवा लड़कियों के मामले में भी उनकी पोषण संबंधी जो आवश्यकताएं हैं परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों की भोजन आवश्यकताओं से दूसरे स्थान पर होती हैं। इससे देश में प्रजननशील महिलाओं में कुपोषण का स्तर और एनीमिया की चिंता बढ़ती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भी ये कहा गया है कि गंभीर रूप से भूखे लोगों में लगभग 60% महिलाएं और लड़कियां हैं। अब स्मृति ईरानी कह रही हैं कि उन्होंने भी सुबह से भोजन नहीं किया तो वो भी भूखी। विश्व बैंक के डेटा सेट का उपयोग करके 2014 से 21 तक की प्रवृत्ति की जांच करने के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या का विश्लेषण किया गया और इस ग्राफ में यह पता चलता है कि भारत की बाल मृत्यु दर 2014 में 11 लाख से घटकर 21 में 7 लाख हो गई, जो लगभग 39% की महत्वपूर्ण कमी को दिखाती है, रिफ्लेक्ट करती। ये ठीक है, ये अच्छा इंडिकेशन। बाल मृत्यु दर खराब प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल पहुंचकर एक प्रमुख संकेतक है, जिसके अभाव में पर्याप्त पोषण भी खराब हो जाता है। ये कुपोषण का एक महत्वपूर्ण संकेतक भी है, इंडिकेशन है कि कुपोषित बच्चे बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है, जिससे मृत्यु दर अधिक हो सकती है। ये भी एक इंडिकेशन, तो आप इसको भी खारिज नहीं कर सकते। गिरावट की प्रवृत्ति स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में नीतियों, हस्तक्षेपों और निवेश के अनुकूल प्रभाव को इंगित करती है। फिर भी ग्रामीण आबादी, खासकर बच्चों और महिलाओं के बीच बुनियादी पोषण तक पहुंच में समग्र गिरावट दर्शाती है कि भारत में पोषण सुरक्षा की प्रगतिशील प्राप्ति की दिशा में अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, बहुत काम करना है। लेकिन ये लंबा रास्ता कैसे तय होगा जब इस देश की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मुखिया इस तरह के जो इंडेक्स आते हैं उसको खारिज कर देंगे और उसका मजाक बनाएंगे। और फिर अब मैं पनौती पर आता हूं कि ये भी एक पनौती का ही इंडिकेशन कि जब ये डेटा बेहतर हो रहा था, भारत गरीबी से निकल रहा था, उसके बाद अचानक से ऐसा क्या हो गया जो ये डाउन होने लगा। स्मृति ईरानी ने जब शिक्षा मंत्रालय को संभाला, आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए कि उसकी क्या हालत, उस पर भी मैं एक दिन वीडियो कर दूंगा। उन्होंने जब महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संभाला, आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की क्या स्थिति। अब आप पनौती पर बहस करते रहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए मेरा खास कार्यक्रम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर।